गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने प्रकृतिवाद का अध्ययन किया। आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को वो आसानी से समझ में आ गया होगा। तो प्रकृतिवाद तो हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया, लेकिन आज हम उसकी कुछ अच्छाइयाँ और कुछ कमियों का अध्ययन करेंगे, मतलब उसका मूल्यांकन करेंगे कि जाहिर सी बात है कोई भी विचारधारा है वो अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। उसमें कुछ अच्छाइयाँ होती हैं तो कुछ कमियां भी होती हैं। तो आज हम इसी का मूल्यांकन करेंगे कि प्रकृतिवादी शिक्षा में क्या गुण है और क्या अवगुण है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसके गुण, यानी प्रकृतिवादी शिक्षा के कौन कौन से गुण हैं, तो उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे आज की कक्षा में। तो सबसे पहला जो इसका गुण नज़र आता है वो है अनुभव प्रधान पाठ्यक्रम, एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम। तो अगर हम ये देखें तो प्रकृतिवादी शिक्षा की सबसे प्रमुख विशेषता ये नज़र आती है कि इसमें पाठ्यक्रम में जो विषय और जो क्रियाएं सम्मिलित की गई हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव प्रधान है। वो इसलिए क्योंकि इनका ये मानना है कि जो ज्ञान हम अनुभव या क्रिया के माध्यम से या ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से स्वयं अर्जित करते हैं, उस ज्ञान का हम अपने जीवन में उपयोग कर पाते हैं। पुस्तकीय ज्ञान या रटने वाले ज्ञान का हम अपने जीवन में उपयोग नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो केवल रटने पर आधारित होता है, वो अनुभव पर आधारित नहीं होता। और अनुभव आधारित ज्ञान हमारी चूँकि हमारे स्कीमाज बनते हैं, जो भी हम क्रियाएं करते हैं उसके मानसिक चित्र बनते हैं या स्कीमाज बनते हैं, तो वो हमारे मस्तिष्क में लंबे समय तक उसके अनुभव स्थिर रहते हैं या बने रहते हैं। तो उस ज्ञान का समय आने पर हम उपयोग कर पाते हैं। इसके विपरीत जो रटने वाला ज्ञान है या पुस्तकीय ज्ञान है, उस ज्ञान का हम बहुत लंबे समय तक एक तो उसे याद भी नहीं रख पाते, दूसरी बात वो ज्ञान सैद्धांतिक ज्ञान होता है, क्रियात्मक ज्ञान नहीं होता। तो इसलिए उस ज्ञान का हम अपने जीवन में उपयोग नहीं कर पाते। तो इनकी जो पहली विशेषता निकल के आती है कि इनका जो पाठ्यक्रम है वो अनुभव प्रधान पाठ्यक्रम है। इसके बाद न्यू मेथड्स ऑफ टीचिंग, नवीन शिक्षण विधियाँ। प्रकृतिवाद का अगर योगदान देखा जाए, जैसा कि अगर हम देखें आदर्श, इसके पहले हम लोगों ने आदर्शवाद पढ़ा था, तो आदर्शवाद का जो शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है वो है सबसे ज़्यादा शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण में। मतलब आदर्शवाद के जैसे शिक्षा के उद्देश्य और किसी दर्शन में आपको नहीं मिलेंगे। उसी तरह से प्रकृतिवाद का जो योगदान है, सबसे पहले तो ये है बालक के प्रति नज़रिया बदलने की बात प्रकृतिवाद ने बहुत ज़्यादा दी है, यानी केंद्र में बालक को रखने की। तो जाहिर सी बात है शिक्षण विधियों को भी का भी निर्धारण करते समय में उन्होंने इन बातों पर ध्यान दिया है कि केंद्र में बालक हो, बालक की योग्यता क्षमता रुचि के अनुसार शिक्षण विधियों का चयन किया जाए। तो जाहिर सी बात है, जैसा आप जानते हो, शैशवावस्था और बाल्यावस्था में खास तौर से बालक बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा क्रियात्मक होता है, बहुत ज़्यादा उसे खेलने कूदने में इंटरेस्ट होता है। तो आप ये देखोगे प्रकृतिवादी शिक्षण, जितनी भी शिक्षण विधियां हैं उनमें से ज़्यादातर ऐसी शिक्षण विधियां हैं जो क्रिया आधारित हैं, जो खेल आधारित हैं, जिसमें बालक खुद ज़्यादा से ज़्यादा क्रियाएं करके सीखने का अवसर प्राप्त करता है। इसके पहले जैसे आदर्शवादी शिक्षण विधियों में हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे उपदेश विधि, श्रवण मनन निधिध्यासन विधि, व्याख्यान विधि, ठीक है, वार्तालाप विधि, ये सारी जो शिक्षण, तर्क विधि, ये सारी शिक्षण विधियां जो हमने पढ़ी थी, चूँकि उसके विषय अलग होते थे, उसके जीवन के उद्देश्य अलग होते थे, उसका पाठ्यक्रम अलग होता था, इसलिए उन पाठ्यक्रम के आधार पर वैसी शिक्षण विधियाँ थी। लेकिन वर्तमान मतलब प्रकृतिवादी जो शिक्षण विधियाँ आपको नज़र आती हैं वो सब क्रिया प्रधान शिक्षण विधियाँ हैं, जैसे निरीक्षण पद्धति, खेल पद्धति या ह्यूरिस्टिक मेथड, ठीक है, गाल्टन पद्धति या मॉन्टेसरी पद्धति, ये जितनी आपको शिक्षण विधियाँ आप दिखाई देती हैं ये ज़्यादातर मतलब क्रिया आधारित शिक्षण विधियाँ हैं। तो ये जो प्रकृतिवादियों का ये मानना है कि बालक की जैसी विकासात्मक विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण विधियों का चयन करना चाहिए, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा योगदान इनका ये है कि नवीन शिक्षण विधियों का जो उदय हुआ उसमें प्रकृतिवाद का बहुत बड़ा योगदान है। इसके बाद है तीसरा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो ये एक बहुत बड़ा योगदान है, या ये कह लो कि एक तरह की क्रांति है
कि ये प्रकृतिवाद को ही इसका श्रेय जाता है कि जो पहले की शिक्षा यानी आदर्शवादी शिक्षा जो थी वो शिक्षक केंद्रित होती थी, लेकिन इन्होंने इस बात का विरोध किया और इन्होंने कहा कि जब शिक्षा बालक के लिए है तो बालक की योग्यता, क्षमता, रुचि के अनुसार होनी चाहिए, ना कि शिक्षक के अनुसार। तो ये जो एक तरह का मतलब क्रांति जैसे आई शिक्षा के क्षेत्र में, ये जो नज़रिए में बदलाव हुआ, उसका सारा क्रेडिट जाता है प्रकृतिवाद को। इन्होंने कहा कि शिक्षा शिक्षक केंद्रित ना होकर बाल केंद्रित होनी चाहिए। तो शिक्षा के उद्देश्य बाल केंद्रित होने चाहिए, शिक्षा का पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होना चाहिए, शिक्षण विधियां बाल केंद्रित होनी चाहिए, विद्यालय का वातावरण ऐसा होना चाहिए जो बालकों को अपनी ओर आकर्षित करे, बालकों की योग्यताओं, क्षमताओं और रुचियों का समुचित विकास करे। शिक्षक छात्र का जो संबंध होना चाहिए उसमें भी बालक की योग्यता, क्षमता, रुचि को स्थान देना चाहिए। शिक्षक का कार्य केवल पर्यावरण का निर्माण करना है। तो अगर आप ये देखो तो पूरी शिक्षा प्रक्रिया आपको दिखाई देगी, तो वो बाल केंद्रित शिक्षा आपको दिखाई देगी। फिर इसके बाद अपोजिशन ऑफ रिप्रेशन डिसिप्लिन, दमनात्मक अनुशासन का विरोध। अगर हम देखें तो एक और प्रमुख विशेषता इसमें निकल के आती है, प्रकृतिवादी शिक्षा की एक और विशेषता निकल के आती है कि इन्होंने दमनात्मक अनुशासन का विरोध किया। इनका ये कहना है कि बालक बहुत कोमल होते हैं और उनकी भावनाएं बहुत कोमल होती हैं, तो उनके साथ किसी भी तरह का कठोर व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसकी जगह पर इन्होंने प्राकृतिक अनुशासन की बात की है। प्राकृतिक अनुशासन, जैसे कि हम लोगों ने पूर्व में भी चर्चा की थी, प्राकृतिक अनुशासन दरअसल सुख दुख के आधार पर आधारित है। यानी इनका ये कहना है कि बालकों को हमें स्वतंत्रतापूर्वक क्रियाएं करने देना चाहिए। बालक अगर अच्छी क्रियाएं करेगा तो प्रकृति उसे रिवार्ड या पुरस्कार प्रदान करेगी, यानी उसे सुख का अनुभव होगा। और अगर बालक कोई गलत क्रिया करेगा तो प्रकृति उसे दंडित करेगी। और इस तरह से सुख दुख के आधार पर वो खुद सीख जाएगा कि कौन सी क्रिया हमें करनी है, कौन सी क्रिया नहीं करनी। तो इन्होंने बालकों को ये दमनात्मक अनुशासन का बहुत ज़्यादा विरोध किया है, क्योंकि कुछ समय बीच में, पहले तो नहीं था लेकिन बीच में ऐसा हो गया था कि जिससे मतलब बालकों पर बहुत ज़्यादा मतलब विद्यालय में कठोर अनुशासन लादा जाता था। तो इन्होंने कहा कि उससे बालक की कोमल भावनाएं आहत होती हैं, तो इसलिए दमनात्मक अनुशासन का इन्होंने विरोध किया है, जो कि एक अच्छी विशेषता इनकी निकल के आती है। फिर है न्यू एनवायरनमेंट ऑफ स्कूल, विद्यालयों का नवीन वातावरण। अगर हम देखें तो प्रकृतिवाद की एक प्रमुख विशेषता निकल के आती है कि विद्यालय का पर्यावरण जो चेंज हुआ उसमें भी कहीं ना कहीं योगदान प्रकृतिवाद का है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि विद्यालय का वातावरण एक तो प्रकृति के प्रांगण में होना चाहिए, यानी वहाँ का वातावरण जन कोलाहल से दूर होना चाहिए, बस्ती से दूर होना चाहिए, और बढ़िया वहाँ पेड़ पौधे, हरियाली और प्राकृतिक पर्यावरण होना चाहिए। दूसरा, वहाँ के जो सामाजिक वातावरण की भी बात हो रही है, तो उसमें ये कहा गया कि विद्यालयों की पूरी साज सज्जा या जो पूरी रूपरेखा है वो सब कुछ बालकों को ध्यान में रखकर होनी चाहिए। यानी विद्यालयों का जो साज सज्जा है, चित्र वगैरह है, कार्टून वगैरह जो बनाए जाते हैं, सब कुछ बालकों को ध्यान में रखकर होना चाहिए। टाइम टेबल की तो प्रकृतिवादियों ने बात ही नहीं की, कहा है कि टाइम टेबल नहीं बनाना चाहिए, इससे बालक एक नियमों में बंध जाते हैं। तो लेकिन फिर भी अगर बनाया भी जाए तो वो भी कहीं ना कहीं बालकों को ध्यान में रखकर बनाया जाए। तो अगर इसको देखें तो जो विद्यालय में छात्र केंद्रित जो विद्यालय का वातावरण हुआ, उसकी भी देन कहीं ना कहीं प्रकृतिवाद की है। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं थी। अब जैसे कि हम देखते हैं कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। कोई भी दर्शन है, अगर उसमें कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ बुराइयाँ भी हैं। तो अब हम लोग इसकी बुराइयाँ देख लेते हैं। तो सबसे पहला है वन साइडेड एम्स ऑफ एजुकेशन। तो अगर हम प्रकृतिवाद का अध्ययन करते हैं तो उसमें हमने देखा कि ये इसके जो शिक्षा के उद्देश्य हैं वो एकांगी हैं। एकांगी क्यों? क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा बालक की ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल दिया है, भौतिक जगत पर ज़्यादा बल दिया है। आध्यात्मिक पक्ष पर इनका कोई यकीन ही नहीं है, किसी ऐसे जगत पर विश्वास नहीं करते। तो जाहिर सी बात है कि इनके जो शिक्षा के उद्देश्य हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शारीरिक विकास और
बालक के ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण की बात हो रही है। अब जैसे अगर हम रूसो की विचारधारा पढ़ें तो उन्होंने तो ये कहा है कि 12 वर्ष तक बालकों को पुस्तकीय ज्ञान देना ही नहीं चाहिए, केवल रॉबिन्सन क्रूसो का अध्ययन कराना चाहिए। बाकी बालक ज़्यादा से ज़्यादा क्रियाएं करे, खेल कूद के माध्यम से वो खेल खेल में जो सीखे तो सीखे, उन्हें किसी भी तरह का पुस्तकीय ज्ञान नहीं देना चाहिए। तो वर्तमान परिस्थितियों में अगर देखें तो क्या ये संभव है कि 12 वर्ष तक बच्चा केवल खेल कूद या क्रियाओं के माध्यम से सीखता रहे? आज आप देखो कि मतलब इतना कंपटीशन का युग है, अगर 12 वर्ष तक बच्चा किसी भी तरह का पुस्तकीय ज्ञान नहीं अर्जित करेगा तो ये मतलब उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। और भी विविध क्षेत्रों के विकास की बात हो रही है तो वो स्वाभाविक, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इनके जो शिक्षा के उद्देश्य हैं वो ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे, एकांगी उद्देश्य हैं, यानी केवल एक पक्ष के विकास की ज़्यादा बात करते हैं। फिर इसके बाद एंटी सोशल यानी समाज विरोधी। अगर देखा जाए तो सारे प्रकृतिवादी समाज विरोधी नहीं है, लेकिन ख़ास तौर से रूसो जो इनके प्रमुख विचारक हैं वो क्योंकि उनके जीवन में ऐसी कुछ घटनाएं घटी बाल्यावस्था से ही, उसके बारे में डिटेल में हम अध्ययन करेंगे जब हम रूसो पढ़ेंगे, तो जिसकी वजह से उनकी ये विचारधारा हो गई कि मतलब बालक एकदम प्योर पैदा होता है। ये इस बात पर तो अधिकांश जो प्रकृतिवादी हैं वो एक मत है कि बालक प्रकृति के हाथों से एकदम प्योर पैदा होता है, लेकिन उसमें जो भी समस्त बुराइयां आती हैं वो समाज के संपर्क में आके आती हैं। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं पूरी तरह से सत्य है, क्योंकि अगर हम ये देखें तो बालक ना तो अच्छा होता है ना बुरा होता है, वो एक तरह से बिल्कुल प्योर होता है, कोरा कागज़ होता है। अब वो उसमें जो अच्छाइयाँ आती हैं या बुराइयाँ आती हैं वो कहीं ना कहीं समाज के संपर्क में ही आती हैं, क्योंकि उसे क्या पता कि जैसे सच या झूठ का कॉन्सेप्ट की बात करें तो उसे कैसे पता कि झूठ जैसी भी कोई चीज़ होती है। वो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है घर परिवार पास पड़ोस में लोगों को झूठ बोलते हुए देखता है तो वो भी झूठ बोलने लगता है, या चोरी करना या जो भी जिस भी तरह की जो उसमें बुराइयां आती हैं वो कहीं ना कहीं समाज से आती हैं। तो इनका ये कहना है कि बालक समाज में रह के दूषित हो जाता है, तो बालक को समाज से ज़्यादा दूर रखकर प्रकृति के सानिध्य में उसे सीखने के अवसर देने चाहिए। तो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये देखें तो ये इसकी कमी हो जाती है, क्योंकि अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है। बेशक ये सही है बात, लेकिन आप ये देखो कि मानव का सर्वांगीण विकास केवल समाज में रहकर ही संभव है। बालक में का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, आर्थिक विकास, हर तरह का विकास समाज में ही रहकर संभव है। तो ये नहीं हो सकता कि आप बच्चा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप बच्चा पैदा हुआ और उसको समाज की बुराइयों से बचाने के लिए आप जंगल में तो नहीं छोड़ दोगे ना। जाहिर सी बात है वो परिवार के अपने शारीरिक ज़रूरतों के लिए परिवार पर आश्रित है, या अपनी संवेगात्मक आवश्यकताओं के लिए परिवार पर आश्रित है, हर तरह की आवश्यकताओं के लिए वो परिवार फिर समाज पर आश्रित है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये जो इनकी बात है ये अति की ओर जाती है, मतलब ये अतिशयोक्ति हो जाता है कि मतलब समाज के संपर्क में बालक को ज़्यादा नहीं आने देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये इसका एक दोष बनकर आता है। फिर इसके बाद है वर्तमान उपयोगिता पर बल, एम्फेसिस ऑन प्रेजेंट यूजफुलनेस। मतलब अगर आप देखो तो इन्होंने केवल वर्तमान उपयोगिता पर बल दिया है। मतलब इनका जैसे ऐसा लगता है जैसे फ्यूचर का कोई बहुत ज़्यादा विशेष प्लान है नहीं। तो अगर आप देखो उसका कारण भी है, क्योंकि ये किसी आध्यात्मिक जगत पर विश्वास नहीं करते, तो इनके शिक्षा के वो वाले लक्ष्य जो आदर्शवाद के हैं वैसे नहीं है। केवल ये वर्तमान की उपयोगिता पर बल देते हैं कि जो बालक के वर्तमान जीवन के लिए उपयोगी है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी इसका दोष निकल के आता है। फिर है अपोजिशन ऑफ बुकिश नॉलेज, पुस्तकीय ज्ञान का विरोध। अगर हम देखें तो प्रकृतिवादियों का एक बड़ा दोष ये निकल के आता है। बेशक बहुत सारे योगदान भी हैं, लेकिन इसका एक सबसे बड़ा दोष ये है कि पुस्तकीय ज्ञान का इन्होंने विरोध किया है। बेशक पुस्तकीय ज्ञान से ज़्यादा अनुभव आधारित ज्ञान ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन आप ये सोचो कि ज्ञान का क्षेत्र इतना बृहद है, विशद है कि अगर बालक सब कुछ करके सीखने लगे तो आप ये देखो कि किसी एक विषय का जो एक यूनिट होता है वो भी सारी उम्र में वो करके नहीं सीख पाएगा। तो ज्ञान के जो इतने सारे विषय हैं, इतने सारे क्षेत्र हैं, तो उसके लिए हमें पुस्तकीय ज्ञान भी आवश्यक है। हमारे जो पूर्वजों का हजारों वर्ष का जो अनुभव है वो कहीं ना कहीं हमें पुस्तकों के माध्यम से ही हम सीखते हैं। तो अगर हम ये देखें तो अगर हम
ये कहें कि हम सब कुछ करके सीखेंगे, तो सब कुछ करके सीखने द्वारा संभव नहीं है, उसके लिए पुस्तकीय ज्ञान की भी आवश्यकता है। तो इसलिए इन्होंने जो ये पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया है, तो ये भी कहीं ना कहीं अतिवाद की ओर संकेत करता है। मतलब पुस्तकीय ज्ञान भी आवश्यक है और अनुभव आधारित ज्ञान भी आवश्यक है। ये बात और है कि पुस्तकीय ज्ञान भी जो बालक को दिया जाए वो ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव आधारित करके दिया जाए, यानी उसमें रटने पर न जोर देकर उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्रियाओं और अनुभवों के माध्यम से दिया जाए, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर इसके बाद है नो इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर, यानी शिक्षक का कोई महत्व नहीं। अगर हम ये देखें तो इसमें एक प्रमुख कमी निकल के आती है कि प्रगतिवादी शिक्षा में शिक्षक को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया। इनका ये कहना है कि शिक्षक चूँकि उसी दूषित समाज का अंग है, तो जो बुराइयां समाज में हैं वही बुराइयां शिक्षक में भी हैं। तो अगर बालक शिक्षक के संपर्क में आएगा तो वो बुराइयां छात्र में ट्रांसफ़र हो जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है, ये भी अतिशयोक्ति की ओर संकेत करता है, क्योंकि आप ये देखो बालक का सर्वांगीण विकास में प्राचीन समय से अब तक अगर हम देखें तो शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान रहता है। बालक अपने शिक्षक के व्यक्तित्व को देखकर, उसकी क्रियाओं को देखकर ही प्रभावित होता है और उनको अपने जीवन में फॉलो करने का प्रयास करता है। और जैसा कि इन्होंने कहा कि शिक्षक का काम केवल पर्यावरण का निर्माता होना चाहिए और पर्दे के पीछे होना चाहिए, तो ये संभव नहीं है, व्यवहारिक रूप में संभव नहीं है। और दूसरी बात, बालक अपने शिक्षक से बहुत सारी अनौपचारिक रूप से बहुत सारी अच्छी बातें या अच्छे गुण या अच्छे आदर्श मूल्य, ये सारा सब कुछ सीखता है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो इन्होंने शिक्षक को कोई महत्व नहीं दिया, ये कहीं ना कहीं इसकी एक कमी या डीमेरिट उभर कर आती है। फिर इसके बाद है अगला अनडू इन्फेसिस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा पर अत्यधिक बल। देखिए, अति हर चीज़ की बुरी होती है, बेशक शारीरिक विकास पर बल देना चाहिए, लेकिन अगर हम देखें तो इन्होंने सबसे ज़्यादा बल शारीरिक विकास पर बल दिया, यानी शारीरिक स्वास्थ्य पर, ज्ञानेंद्रियों के विकास पर, कर्मेंद्रियों के विकास पर। तो ज़्यादा अगर देखा जाए तो इनका सारा फोकस शारीरिक विकास पर ज़्यादा है, बौद्धिक विकास पर कम है। तो अगर देखा जाए तो ये भी इसका एक प्रमुख दोष निकल के आता है। फिर इसके बाद है मोर इम्पॉर्टेंस टू साइंटिफिक सब्जेक्ट इन करिकुलम, मतलब वैज्ञानिक विषयों को अधिक महत्व। अगर आप देखो तो इनका पाठ्यक्रम जो उठाकर अगर आप देखेंगे तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वैज्ञानिक विषयों पर ज़्यादा बल दिया गया। अब उसका कारण भी है क्योंकि इनके कोई आध्यात्मिक लक्ष्य नहीं है, इसलिए साहित्यिक विषयों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया, केवल भौतिक उन्नति है इनके जीवन का लक्ष्य। तो जाहिर सी बात है उसके लिए वैज्ञानिक विषयों को पाठ्यक्रम में अधिक महत्व दिया गया है। लेकिन आप ये देखो, बालक के सर्वांगीण विकास के लिए हमें दोनों तरह के विषयों की आवश्यकता होती है, वैज्ञानिक विषयों और साहित्यिक विषयों दोनों की। तो अगर आप ये देखो तो ये भी कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम में हमें एकांगीपन दिखाई देता है कि इसमें वैज्ञानिक विषयों को ज़्यादा महत्व दिया गया है, साहित्यिक विषयों को कम महत्व दिया गया है। फिर इसके बाद है प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासित उचित नहीं। अगर हम ये देखें तो इन्होंने दमनात्मक अनुशासन का विरोध किया है और प्रभावात्मक अनुशासन की भी इनकी बात नहीं है, क्योंकि ये तो शिक्षक के संपर्क में छात्रों को ज़्यादा आना ही नहीं देना चाहते। तो प्रभावात्मक अनुशासन भी नहीं, यानी इन्होंने प्राकृतिक अनुशासन की बात की है। तो इन्होंने कहा कि बालक क्रियाएं करे और क्रियाओं के आधार पर जैसी उसकी अनुभूति होगी, यानी सुख दुख के आधार पर वो सही क्रियाएं सीख जाएगा और गलत क्रियाओं को छोड़ देगा। लेकिन आप ये देखो, प्रकृति में एक ये समस्या है कि प्रकृति ये विभेदीकरण नहीं कर पाती है कि किसी अबोध बालक ने वो गलती की है या किसी बड़े व्यक्ति ने वो गलती जानबूझकर की है। दोनों के लिए समान दंड की व्यवस्था है। जैसे अगर देखा जाए, कोई बालक अगर ऊंचाई से गिर जाए तो जाहिर सी बात है उसकी मृत्यु हो सकती है। तो बालक को तो नहीं पता है, और अनुशासन का उद्देश्य ये होता है कि बालक को सही राह पे लाना, यानी उसका शोधन करना, उसका मार्गांतरीकरण करना। तो अगर आप ये देखो, बालक कोई ऐसी गलती कर सकता है जिससे हो सकता है कि पहली ही गलती में उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाए, तो दोबारा तो सीखने का उसे अवसर ही नहीं मिला। तो प्रकृति ये भी विभेदीकरण, जैसे अगर कह दिया जाए कि अगर
लाइट का नंगा तार अगर कोई बच्चा अनजाने में छू ले तो भी उसकी मृत्यु हो सकती है। कोई व्यक्ति आत्महत्या करने के उद्देश्य से उस बिजली के नंगे तार को छू ले तो भी मृत्यु हो जाएगी। कहने का आशय यहाँ पर ये है कि प्रकृति ये विभेदीकरण नहीं कर पाती कि बच्चा अबोध है तो हमें इसको दंड नहीं देना चाहिए, या बड़ा जानबूझ के ये गलती कर रहा है तो हमें दंड देना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है। और दूसरी बात, कई बार इसमें ऐसी स्थितियाँ आ जाएंगी कि बालक को दोबारा सीखने के अवसर ही नहीं मिलेंगे। जैसे कल्पना करिए, एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे आप देखिए, घरों में छत में रेलिंग बनी है और अगर सोचिए, कल्पना करिए कि किसी घर में रेलिंग ना हो और कोई बच्चा, छोटा बच्चा है जो घुटनों के बल अभी चल रहा हो और वो चलते चलते आगे जाके छत से नीचे गिर जाए, तो आप एक बात बताओ, क्या उसे दोबारा सीखने का अवसर मिलेगा कि हमें उस तरफ नहीं जाना जिधर रेलिंग नहीं है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो पहली ही बार में उसकी हो सकता है मृत्यु हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि प्रकृति का जो दंड होता है वो ये नहीं मेजर कर पाती है कि हमें कितना दंड देना है। वो ये विभेदीकरण नहीं कर पाती कि कोई बच्चा जानबूझ के वो गलती कर रहा है या अनजाने में अबोध है वो बालक, उसको नहीं पता है कि क्या सही है क्या गलत है तो वो कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से अनुशासन अगर देखा जाए, बेशक सुख दुख के आधार पर अनुशासन अच्छा होता है, लेकिन पूरी तरह से बालक को इस आधार पर छोड़ देना कि अगर वो गलत करेगा तो प्रकृति उसे दंडित करेगी, तो इस आधार पर तो हम बहुत सारे बच्चों का भविष्य बर्बाद कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे कल्पना करिए, आजकल हम देखते हैं नशे की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा है बच्चों में। छोटे छोटे बच्चे बहुत बड़े बड़े नशा कर रहे हैं। तो अगर आप ये देखो तो उनको नहीं पता ना कि इस नशे का क्या दुष्परिणाम होता है। वो दूसरों को देखकर वो ऐसा करने लगते हैं, उनको इसका दुष्परिणाम नहीं पता। अब जैसे कल्पना करिए, कोई छोटा बच्चा है वो स्मैक पीने लगे, स्मैक का आदी हो जाए, ठीक है, तो जब तक उसको ये समझ आएगी कि इसके क्या दुष्परिणाम होते हैं, तब तक तो वो उस दुर्व्यसन का या उस नशे का आदी हो जाएगा और उसका जीवन ही समाप्त हो जाएगा, उसका पूरा भविष्य चौपट हो जाएगा। तो प्रकृति जब उसे दंडित करेगी तब करेगी, तब तक तो उसकी जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तो कहने का आशय ये है कि जो प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन है, ये बेशक सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी तरह से हम प्राकृतिक अनुशासन पर बच्चों को नहीं छोड़ सकते। हमें बच्चों पर निगाह बनाए रखने की आवश्यकता है, क्योंकि उनको नहीं पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। फिर इसके बाद इसका एक जो प्रमुख और दोष निकल के आता है कि इन्होंने विद्यालय को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया है। यानी विद्यालय को महत्व से इन द सेंस मतलब कि इन्होंने जैसे कहा कि विद्यालय में बहुत ज़्यादा कठोर बंधन नहीं होने चाहिए, कोई नियमावली नहीं होनी चाहिए और कोई टाइम टेबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे बालक बंधन का अनुभव करेंगे और उनका जो स्वाभाविक विकास होना चाहिए वो नहीं होगा, उनकी जो क्रिएटिविटी होगी वो नहीं विकसित होगी। तो नियमों में नहीं बांधना चाहिए। तो अगर हम ये देखें तो अगर शिक्षा को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करना है तो उसके लिए एक निश्चित स्थान होना चाहिए, और वो स्थान होता है विद्यालय। और विद्यालय को सही व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए उसकी जैसे आप ये देखो कुछ नियम बनाए जाते हैं, टाइम टेबल बनाया जाता है, उन नियमों और टाइम टेबल के आधार पर विद्यालय का संचालन होता है। अगर कोई नियम ही नहीं होंगे, कोई टाइम टेबल नहीं होगा, तो विद्यालय जैसी संस्था जो होती है वो समुचित ढंग से नहीं चल पाएगी और वो जो लक्ष्य निर्धारित हैं जीवन के, उन लक्ष्यों को नहीं प्राप्त किया जा सकता। तो ये कुछ इसके प्रगतिवादी शिक्षा के कुछ गुण और दोष हम लोगों ने अध्ययन किए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी छात्र को कोई समस्या हो तो मुझसे संपर्क कर सकता है। आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।